नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को ठाकरे की विरासत सौंप दी है, यानी शिवसेना नाम और उसके चुनाव चिन्ह तीर कमान को शिंदे गुट को दे दिया है, जो कि ठाकरे गुट को बहुत ही करारा झटका है। चुनाव आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह तीर और कमान बरकरार रखा जाएगा। गौरतलब है कि शिवसेना के दोनों धड़े यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट पिछले साल शिंदे द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद से ही पार्टी के तीर कमान के चुनाव चिन्ह के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छिन चुका है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है, लड़ते रहो। संजय राउत ने कहा कि ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, वही आदेश आया है जिसका हमें अंदेशा था। उन्होंने कहा कि हम कहते रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तो चुनाव आयोग द्वारा ये जल्दबाजी दिखाई गई है। ये केंद्र सरकार के तहत भाजपा एजेंट के रूप में काम करता है। हम इसकी निंदा करते हैं। अडानी मामले को लेकर आज कांग्रेस ने देश के अलग अलग 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया और जांच की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम 23 शहरों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मुद्दा है अडानी मोदी जी के हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एक आदमी के लिए मोदी सरकार ने इतने सारे नियम क्यों बदले। देश के एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक ईडी और सीबीआई के बल पर एक आदमी को सौंप दिए गए। ये कौन से नियम के तहत किया जा रहा है। जहां देश में 11,000 से अधिक एमएसएमई बंद हो गए, वहीं एक आदमी जो वर्ष 2014 में दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 609 नंबर पर था, वो 5 साल में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। ऐसे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुंबई में कहा, अडानी ग्रुप को पीएम मोदी का संरक्षण मिला हुआ है और इसीलिए इनकम टैक्स, सेबी, आरबीआई और ईडी सभी चुप हैं। उन्होंने दोनों की दोस्ती को लेकर एक फिल्मी गाना भी याद किया, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। खेड़ा ने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक अडानी के हवाले कर दिए हैं। यहां तक कि संसद में अडानी का नाम तक लेने से मना कर दिया गया है। हमने संसद में अडानी का नाम लिया तो उसे रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया गया है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस देश भर के राज्यों में इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि संसद में कांग्रेस सांसदों, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सवालों का जवाब केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कांग्रेस सांसदों के आरोपों को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया जाता है, लेकिन इससे ये सवाल दबेंगे नहीं। हम जनता के बीच सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाने से क्यों डर रही है, जबकि संसद के दोनों सदनों में उसका अच्छा बहुमत है। कांग्रेस नेता ने इस दौरान सवाल पूछा, जब अडानी ग्रुप के द्वारा धोखाधड़ी हो रही थी तो सेबी क्या कर रहा था। कांग्रेस नेताओं ने आज अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर अडानी मामले पर सरकार को घेरा है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने अडानी केस को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की है, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की शेयर बाजार में हाल की परेशानी भारत में लोकतंत्र को फिर से जीवित करेगी। उन्होंने पीएम को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों का जवाब देना होगा। जॉर्ज सोरोस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत में छाए अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सोरोस ने कहा कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें संसद में सवालों के जवाब के साथ विदेशी निवेशकों को भी जवाब देने होंगे। सोरोस ने कहा कि अडानी का मुद्दा भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा और इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत में एक लोकतांत्रिक बदलाव होगा। सोरोस ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अडानी ने शेयर बाजार से राशि जुटाने की कोशिश की, जिसमें वो विफल रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस की पीएम मोदी पर टिप्पणी को भारत पर हमला करार दिया।
भारत में लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी को सवालों के प्रति उत्तरदायी होने की सोरोस की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुस्सा जाहिर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीयों को एकजुट होकर उन विदेशी ताकतों का जवाब देने का आह्वान किया जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने ऐसी विदेशी शक्तियों को हराया है जिन्होंने पहले भी हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी और फिर से ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हर भारतीय से जॉर्ज सोरोस को करारा जवाब देने का आग्रह करती हूँ। सोरोस पर तीखा हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, वो एक घोषित आर्थिक युद्ध अपराधी हैं जिसने भारत के प्रति अपने गलत इरादे उगले हैं। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया और राष्ट्र द्वारा एक आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी जॉर्ज सोरोस ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के अपने बुरे इरादे की घोषणा की है। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस के उस बयान की आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये कांग्रेस, विपक्षी दल और भारत की चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, स्मृति ईरानी जी साफ सुन लो, मोदी जी को कोई झुकाए कोई उठाए ये देखना भाजपा का काम है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकाने की औकात दुनिया में किसी की नहीं। भाजपा देश के पीछे ना छुपे। विपक्षी दलों ने भाजपा की इसलिए आलोचना की है कि वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उसको अहमियत दिला रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जॉर्ज सोरोस कौन है और भाजपा का टोल मंत्रालय उन्हें समर्पित एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है। बहरहाल मंत्री जी, भारत की चुनावी प्रक्रिया में इजरायली एजेंसी के हस्तक्षेप पर कोई टिप्पणी, ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। समझा जाता है कि प्रियंका चतुर्वेदी एक दिन पहले आई एक खबर की ओर इशारा कर रही थी जिसमें कहा गया है कि इजरायली खुफिया सर्विस के एक एजेंट ने हैकिंग, छेड़छाड़, ऑनलाइन फर्जी सूचनाओं का प्रचार कर 30 देशों में चुनावों को प्रभावित किया। इसमें भारत देश भी शामिल था। रिपोर्ट में भारत का नाम आने के बाद से विपक्षी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और चुनावों में धांधली के लिए इजरायली जासूस से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सील बंद लिफाफे में विशेषज्ञों की एक समिति को लेकर केंद्र के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार या याचिकाकर्ताओं से सुझाव नहीं लेगा कि किसे सदस्य बनाया जाए, बल्कि वो अपने दम पर विशेषज्ञों का चयन करेगा। इसके साथ ही अदालत ने जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में भारी गिरावट से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा व JB पारदीवाला की बेंच ने कहा, वो निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है। बता दें, केंद्र ने इसी हफ्ते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए इससे जुड़े विशेषज्ञों के एक पैनल बनाने के प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। बता दें, ये वो याचिका नहीं है जिस पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी मामले में जांच की मांग की गई है। ये निवेशकों के हितों से जुड़ी हुई याचिकाएं हैं। दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स मेयर के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी वोट नहीं डाल सकते हैं, उनको इसका हक नहीं। साथ ही मेयर का चुनाव डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले होना है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता शैली ओबेरॉय की याचिका पर यह फैसला दिया। कोर्ट ने पहली मीटिंग में MCD मेयर चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे में नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है। बता दें, इससे पहले 3 बार चुनाव कराए जाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन नॉमिनेटेड सदस्यों को वोट की अनुमति दिए जाने के कारण आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही थी, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आपकी मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी थी। शैली ने कोर्ट से मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया जाए। BBC के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयकर सर्वे 3 दिन बाद गुरुवार रात को खत्म हुआ। आयकर विभाग ने कथित तौर पर यह सर्वे इसलिए किया है कि कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया और ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत अनुपालन नहीं किया गया। पहले भी मीडिया रिपोर्टों में इनकम टैक्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया, हमारे अधिकारी अकाउंट बुक चेक करने गए हैं, ये तलाशी नहीं है।
आईटी अधिकारियों के डिजिटल रिकॉर्ड और फाइलों के लगभग 3 दिनों तक पड़ताल करने के बाद गुरुवार रात को लौट जाने की जानकारी बीबीसी ने ही दी है। बीबीसी ने अपडेट जानकारी देते हुए कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी दिल्ली और मुंबई में हमारे दफ्तरों से चले गए हैं। इसने बयान में ये भी कहा कि वो अधिकारियों से सहयोग करना जारी रखेगा और उम्मीद है कि जितनी जल्द हो सके इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। बयान में आगे कहा गया है कि हम कर्मचारियों का सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ने लंबी पूछताछ का सामना किया है या उन्हें रात भर रहना पड़ा है। उनकी बेहतरी हमारी प्राथमिकता है। हमारा आउटपुट सामान्य हो गया है और हम भारत और उसके बाहर अपने दर्शकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीबीसी ने कहा कि बीबीसी एक विश्वसनीय स्वतंत्र मीडिया संगठन है और हम अपने सहयोगियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो बिना किसी डर या पक्षपात के रिपोर्टिंग करना जारी रखेंगे। हरियाणा के भिवानी में एक जले हुए वाहन के अंदर 2 जले हुए शव मिलने के मामले में चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। एक दिन पहले ही राजस्थान में एक परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 2 व्यक्ति जुनैद और उसके दोस्त नासिर लापता हो गए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि दोनों अपनी कार से जा रहे थे तो बजरंग दल के सदस्यों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था। एफआईआर दर्ज कराने वाले जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने कहा कि शव जुनैद और नासिर के थे और उनकी हत्या की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी तक शवों की पहचान का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुष्टि की गई है कि जली हुई कार बोलेरो है, जिसे राजस्थान के भरतपुर से लापता होने से पहले दोनों लोग चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं से निपटने की विधानसभा अध्यक्षों की शक्तियों पर 2016 के नवाब रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए तत्काल 7 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार किया। ऐसे में शिवसेना को लेकर जारी सियासी लड़ाई का अंत अभी नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कोर्ट में उद्धव गुट ने मांग की है कि महाराष्ट्र के विधायकों को अयोग्य करने के मामले में 2016 के नवाब रेबिया केस को आधार बनाकर फैसला न लिया जाए। आज संविधान पीठ ने कहा कि तथ्यों से यह पता लगाना होगा कि नवाब रेबिया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं होते हैं। इसलिए बेंच ने मामले की मेरिट के साथ संदर्भ के मुद्दे को सुनने का फैसला किया। बेंच ने मामले को अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। लाइव लॉ के मुताबिक सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें, मामले को दिसंबर 2022 में तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पेश किया गया था। सीजेआई ने तब कहा था हम विचार करेंगे और एक तारीख देंगे। ट्विटर खरीदने के बाद बड़े पैमाने पर छटनी करने वाले एलन मस्क अब ट्विटर कार्यालयों को बंद कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क की कंपनी ट्विटर ने भारत में अपने 3 में से 2 कार्यालय बंद कर दिए हैं। ये कार्यालय दिल्ली के अलावा मुंबई में हैं। उन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। मस्क ने पहले भारत में अपने लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों में से 90% कर्मचारियों को निकाल दिया था। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी बेंगलुरु में एक कार्यालय का संचालन जारी रखे हुए है, जहां ज्यादातर इंजीनियर काम करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि भारत एकमात्र देश नहीं है जहां मस्क कार्यालय बंद कर रहे हैं। मस्क ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाला है और दुनिया भर के दफ्तरों को बंद किया है। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी सुसान वोजिस्की अब अपनी जिम्मेदारी त्याग रही हैं और उसके साथ एक भारतीय मूल के अधिकारी नील मोहन सीईओ बन जाएंगे। अल्फाबेट के स्वामित्व वाले यूट्यूब से सुसान ने हटने की घोषणा कर दी। वो गूगल के पहले कर्मचारियों में से एक हैं। इसको 25 साल पहले उन्होंने अपने गैराज में शुरू किया था। वो पहले गूगल में विज्ञापन उत्पादों की वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी और 2014 में यूट्यूब की सीईओ बनी थी। यूट्यूब में सुजान की जगह नील मोहन लेंगे। नील मोहन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं और वो 2008 में गूगल में शामिल हुए। वो फिलहाल यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी हैं, जहां वो यूट्यूब शॉर्ट्स और संगीत के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने एक स्टिंग ऑपरेशन में अपनी कथित टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई सचिव जयशाह ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। स्टिंग ऑपरेशन में शर्मा ने कथित तौर पर विराट कोहली, सौरभ गांगुली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और टीम के कई अन्य खिलाड़ियों के बारे में काफी कुछ टिप्पणियां की थी। बीसीसीआई ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और अब ऐसा लगता है कि शर्मा को अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। बीती जनवरी में ही बीसीसीआई उन्हें चयनकर्ता के पद पर वापस लेकर आई थी। शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में यह भी आरोप लगाया था कि कई खिलाड़ी 80 से 85% फिट होने के बावजूद
प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए इंजेक्शन लेते हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ने यह भी आरोप लगाया कि सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्ट्रेच फ्रैक्चर से बुमराह की वापसी को लेकर उनके और टीम प्रबंधन के बीच मतभेद थे। स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को लेकर भी दावा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर बात करते हुए शर्मा ने कहा, बुमराह कुछ दिनों पहले झुकने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें कमर में गंभीर चोट लगी थी, लेकिन इससे निजात पाने के लिए उन्होंने एक पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। चेतन शर्मा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के अंदरूनी विवाद पर इस स्टिंग ऑपरेशन में कहा, वैसे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अहंकार जरूर है। शर्मा ने कहा कि दोनों ही बड़े फिल्मी सितारों की तरह हैं और एक दूसरे को दोनों खिलाड़ी सबसे बड़ा मानते हैं। चेतन शर्मा ने इस स्टिंग ऑपरेशन में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली से विराट कोहली के टकराव पर भी बात की। चेतन शर्मा ने कहा कि जब विराट कोहली को अपनी कप्तानी गंवानी पड़ी थी तो उस चयन समिति की बैठक में 9 लोग मौजूद थे, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। चेतन ने कहा कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने की बात कही थी और इस बारे में सौरभ गांगुली उन्हें इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा, लेकिन शायद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सौरभ गांगुली को सुन नहीं पाए। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज पहला दिन खत्म हुआ। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 263 रनों का स्कोर बनाया। इसके जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं। अब कल दूसरे दिन का खेल खेला जाएगा। भारत की ओर से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके तो अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।